कहानी शुरू होती है महेश नाम की एक लड़के से जो अपने घर में आराम कर रहा होता है। ये मौका उसे कभी कभार ही नसीब होता है क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर है और किसी ना किसी जगह उसका काम चल ही रहा होता है। हर ऑफिसर की तरह उसका काम करने का तरीका भी दूसरों से थोड़ा अलग होता है। जब भी उसके अंदर कोई क्राइम से रिलेटेड केस आता है तो वो आम लोगों की तरह पहले ही अपनी धारणा नहीं बना लेता। पहले वो दोनों पक्ष की बातें सुनता है और उसके बाद फिर छानबीन करता है। उसके बाद ही एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसके इसी निष्पक्ष तरीके की वजह से ऑफिस के कई सारे लोग उससे चिढ़ते हैं। क्योंकि वो शुरुआत से ही निष्पक्ष रहता है, इसीलिए जल्दी ही सटीक जानकारी इकट्ठा करने में माहिर होता है और उसके हाथों में जो भी केस आते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। पर आज उसके आराम से सोने का कारण ये नहीं है कि उसने कोई छुट्टी ली है, बल्कि उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। दरअसल वो एक मॉलेस्टेशन केस की खाक छानबीन कर रहा होता है जिसमें दोनों पक्ष की बातें सुनता है। जहाँ एक लड़की जो खुद को पीड़ित बता रही थी वो कहती है कि लड़के ने उसे परेशान किया, पर लड़का बताता है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लड़की झूठ बोल रही है। जैसे ही यह बात मीडिया तक पहुँचती है तो वो लड़के के खिलाफ लोग बिना कुछ सोचे समझे ही नारेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। पब्लिक ये बिल्कुल सोचती नहीं कि अभी तक कोई सच्चाई सामने आई ही नहीं है, हो सकता है लड़का इनोसेंट हो। बेचारा लड़का ये सब सह नहीं पाता, सदमे में चला जाता है और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लड़का सच कह रहा था। उसने लड़की के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, बल्कि लड़की ने ये सब कुछ चंद पैसों के लिए किया था। और जब लड़के ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि वह गरीब घर से आता था, तो लड़की ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। पूरा पुलिस स्टाफ ये बात जानता था कि लड़की ने गलती की है, पर गुस्सा आने पर भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। महेश लड़के की हालत देखकर इतना दुखी था कि वो गुस्से में लेडी कांस्टेबल को ऑर्डर देता है कि वो लड़की को सबक सिखाए, और ऐसा ही होता भी है। इसी के चक्कर में उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इससे महेश को कोई ज़्यादा नुकसान होता भी नहीं है क्योंकि उसे वैसे भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो वो उसे एक छुट्टी की तरह ही मनाता है। अब जो इंसान लगातार काम करता रहता है उसे एकदम से इतनी लंबी छुट्टी मिल जाए तो वो जल्दी बोर होने लगता है। ऐसा ही महेश के साथ भी हुआ। छुट्टियों के 1-2 दिन में ही बेचारा बोर होने लग गया, तो वो किताब पढ़ना शुरू करता है, जिसमें से एक किताब उसे मिलती है अघोरियों के बारे में। उस किताब में अघोरी कैसे तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं, कैसे लोगों को परेशान करते हैं, ये सब लिखा हुआ था। पर अपनी आदत की वजह से महेश उस किताब के लेखक की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। वो सोचता है कि अघोरी जैसे लोग जो कि अकेले में रहना पसंद करते हैं, तो फिर ये लेखक दूर से ही अघोरियों को ऑब्जर्व करके बिना किसी मतलब ऐसी धारणा कैसे बना सकता है। अब खोजबीन करने के लिए और घूमने फिरने की आदत से मजबूर होकर महेश एक सफर पर निकल जाता है। वो तो सोचता है कि क्यों ना इस बार मैं खुद ही जाऊं और खोजूं कि जैसा लिखा होता है या जैसे बताया जाता है क्या अघोरी वैसे ही होते हैं। अगले दिन वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाता है। वाराणसी के स्टेशन पर पहुंचते ही उसका फ़ोन भी चोरी हो जाता है। वैसे इस बात से महेश को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो हमेशा अपने साथ एक छोटा और एक बड़ा फ़ोन कैरी करता है, और जो फ़ोन चोरी हुआ था वो छोटा वाला कीपैड फ़ोन था उसकी। क्योंकि महेश देर रात को वाराणसी पहुंचा था तो वो सोचता है कि अगले दिन अपने चोरी हुए फ़ोन की कंप्लेंट लिखवा देगा और वाराणसी के घाट पर ही बने एक होटल में चेक इन कर लेता है। अगले दिन संध्या आरती की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है और वो खिड़की पर खड़े होकर सुबह की गंगा आरती देख रहा होता है। अचानक ही उसका ध्यान एक आदमी पर पड़ता है जो कि आरती देखने में बिजी लोगों की कीमती सामान को चुरा रहा होता है। और जैसे ही उस चोर को शक होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है, तो वो तुरंत ही पास बैठी अघोरी की झोली में वो सामान डालकर भाग जाता है। अघोरी तो ध्यान में लीन था, उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी झोली में कोई कुछ रखकर चला भी गया। उस समय वहाँ पुलिस आ जाती है और सबकी तलाशी करती है। बेचारा निर्दोष अघोरी इन सब के चक्कर में फंस जाता है और पुलिस उस बेचारे को जेल में बंद कर देती है। ये सब महेश देख लेता है और उसे बुरा लगता है कि किसी निर्दोष को सजा हो रही है। वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि कोई चोर ये सब कर रहा था और खुद को बचाने के लिए उसने अघोरी को फंसा लिया। पर पुलिस वाले उस पर विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो उस चोर का हुलिया बताइए। अब महेश ने तो उस चोर को बहुत दूर से देखा था और वो भी पीछे से देखा था, तो वो अच्छे से बता नहीं पाता। उतने में ही एक सब कांस्टेबल दौड़ता हुआ आता है और इंस्पेक्टर को बताता है
कि बाहर देखिए क्या हो रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर ढेर सारे अघोरी बैठे हुए थे और उस इंस्पेक्टर की तरफ ही देख रहे थे। महेश बाहर आकर ये सब देखता है, इंस्पेक्टर की तरह ही दंग रह जाता है, क्योंकि उसने देखा था कि उस समय उस अघोरी के आसपास कोई भी दूसरा अघोरी था ही नहीं जब पुलिस उस अघोरी को ले जा रही थी। पर न जाने कैसे बाकी के अघोरियों को अपने आप ये बात पता चल गई कि उनका निर्दोष दोस्त यहाँ जेल में बंद है। इंस्पेक्टर उन अघोरियों को डंडा दिखाकर भगाने की कोशिश करता है, पर कोई भी अघोरी ना तो हिलता है और ना ही कोई अपने पलक झपकता है। तो इंस्पेक्टर खुद ही पुलिस स्टेशन में अंदर चला जाता है। गजब बेइज्जती। महेश इंस्पेक्टर के पीछे जाके उनसे पूछता है कि वो एक बार उस अघोरी की बात क्यों नहीं सुनते। इंस्पेक्टर कहता है कि कोई चोर बना ये क्यों बताएगा कि उसने चोरी की है, और इनके जैसे ढेरों ढोंगी यहाँ लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकते। थक कर महेश अपनी मिसिंग फ़ोन की भी रिपोर्ट लिखवाने लगता है और इंस्पेक्टर को अपने फ़ोन का नंबर देता है। और जब उसी समय इंस्पेक्टर उस नंबर को डायल करता है तो उन्हीं के एक पुलिस स्टेशन का एक नौकर की जेब से उस फ़ोन की रिंगटोन बजने की आवाज़ आती है। वो लोग उस नौकर को पकड़ लेते हैं। महेश भी पहचान लेता है कि वह वही है जो सुबह लोगों के सामान चोरी कर रहा था, और इसी नौकर ने उस अघोरी को भी फंसाया है। पूछने पर वो नौकर सबसे माफ़ी मांगता है और बताता है कि हाँ, उसी ने उस अघोरी को फंसाया है। अघोरी से माफ़ी मांगकर उसे छोड़ दिया जाता है। जाते जाते वो अघोरी महेश को एक रुद्राक्ष की माला उपहार के रूप में देता है और उसके माथे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है, मानो महेश की यहाँ आने की वजह उसने समझ ली हो। महेश दिन भर वाराणसी की गलियों में घूमता है और अलग अलग पकवान चखकर देखता है। दरअसल वो खाने का भी शौकीन होता है। शाम तक वो इतना थक चुका था कि होटल से खाना पैक करवा लेता है ताकि आराम से अपने रूम में फैल कर खा सके। जैसे ही वो वापस अपने होटल रूम में जाता है, उसके मन में फिर से बाहर की तरफ देखने की इच्छा होती है, तो वो वापस खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ उसे वापस वो अघोरी गंगा किनारे कुछ करते हुए दिखाई देता है। महेश को लगता है कि शायद उस अघोरी को भूख लगी होगी, तो वो अपने खाने को उसके साथ शेयर करने चला जाता है। अघोरी पहले तो खाने से मना कर देते हैं, पर जब उन्हें दिखाई देता है कि महेश दया करके नहीं बल्कि उस अघोरी को दोस्त समझकर खाना शेयर करने आए हैं, तो अघोरी भी खाने को तैयार हो जाता है। अघोरी को खाना खाते देख के एक कुत्ता भी वहां पर पहुंच जाता है। उसी थाली में अपना मुंह डालकर खाने लगता है। महेश उसी समय उस कुत्ते को भगाने वाला होता है, तो अघोरी कहता है कि ये कुत्ता भी भूखा है, इसे मेरे साथ ही खाने दो। महेश को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगता है, पर वो कुछ कहता नहीं। खाना खाने के बाद महेश वहीं गंगा किनारे उस अघोरी के साथ ही बैठ जाता है और उसके मन में जो भी सवाल थे खुद ही अघोरी से पूछने लगता है। महेश अघोरी से पूछता है कि दुनिया में तो कितने सारे काम होते हैं, इतने कामों को छोड़कर आपको ये तपस्या ही क्यों करनी है। बदले में अघोरी भी महेश से पूछ लेते हैं कि दुनिया में इतने सारे काम हैं और आप तो खुद एक अफसर हैं, तो अपनी नौकरी छोड़कर आप मेरे साथ बैठकर यहाँ सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं। महेश जवाब देता है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता था, मैंने आपके बारे में पढ़ा है और कई लोगों से आपके बारे में सुना भी था, इसीलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आया। अघोरी कहता है कि मैं भी अपने बारे में जानना चाहता था, इसीलिए अघोरी बना। महेश को जवाब कुछ समझ में नहीं आता, तो वो दूसरा सवाल पूछ लेता है, आपने अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया और यहाँ बैठे हो, आपको नहीं लगता कि आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए था। अघोरी कहते हैं कि अगर मैं अपनी इच्छा ना होने पर भी अपने परिवार वालों को के साथ रहता तो ना ही मैं खुश रह पाता और ना ही अपने परिवार को खुश रख पाता। मेरा परिवार मेरे बिना भी रहना सीख चुका है और बहुत खुश है। महेश वापस सवाल पूछता है कि मैंने सुना है आप लोग मरे हुए लोगों का शरीर खाते हैं, क्या ये बात सच है। अघोरी हाँ में सर हिलाता है। महेश कहता है इतनी सारी अच्छी चीज़ें छोड़कर आपको किसी का मरा हुआ शरीर खाना क्यों पसंद है, ये तो गलत बात है ना। अघोरी कहता है कि कई लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए जिंदा जानवरों को मारते हैं और फिर उसे खाते हैं, और आप जैसे लोग सब्जियां खाते हैं। वो सब्जियां भी जब तक पेड़ में जुड़ी होती हैं उसमें जीवन होता है, पर आप लोग उस बेचारे पौधे की जान लेते हैं और फिर मस्त पकाकर खाते हैं। पर हम तो मरे हुए को खाते हैं, हमने किसी को नहीं मारा आज तक। महेश को बात सही लगती है और वो फिर पूछता है मैंने तो ये भी सुना है कि आप लोग तंत्र प्रैक्टिस करते हो। अघोरी कहता है हाँ करते हैं। महेश पूछता है कितनी गलत बात है कि आप लोग तंत्र से दूसरों लोगों को कष्ट पहुंचाते हो। अघोरी उसकी तरफ देखता है और पूछता है
किसे नुकसान पहुंचाया हमने? आपको पहुंचाया? महेश कहता है नहीं, पर लोग कहते हैं कि आप दूसरों को काला जादू करके उनको नुकसान पहुंचाते हो। अघोरी कहता है अच्छा, कौन से लोग? हमें भी मिलना है उन लोगों से और पूछता है कि क्या उन्हें तंत्र साधना के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है। महेश कहता है तंत्र साधना मतलब काला जादू ही होता है ना। अघोरी हंसकर कहते हैं बेटा, तंत्र भी भगवान तक पहुंचने का एक जरिया ही होता है। जैसे सात्विक लोग बुराइयों को अपने आप से दूर रखकर भगवान को पाने की चाहत करते हैं, वैसे ही हम लोग भगवान को चाहते हैं और उनकी तरफ पहुंचने के लिए हमारी ये दूसरा तरीका है। सिर्फ इसीलिए कि हम साफ सुथरे नहीं रहते, आप लोगों के हिसाब से नहीं जीते, तो आप लोग हमें गलत ही मानते हैं। पर आप खुद बताइए कि क्या आप लोगों के बनाए हुए कानून से आप खुश हैं? क्या आप लोगों के जीने के तरीके से आप खुश हैं? क्या आज अगर आपकी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो अघोरियों की तरह बिना बुलाए कोई आपका दोस्त आपको बचाने आ पाएगा? और एक अंतिम सवाल ये कि आपको अपने जीवन के सारे सवालों के जवाब यहाँ आने से पहले मिल रहे थे। महेश कुछ नहीं कह पाता, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। उसने एक एक करके अपने सारे सवालों से अघोरी से पूछ लिए, पर उस अघोरी के एक भी सवाल का जवाब ना दे सका। हम सब दिखावा करने के लिए ये तो कहते हैं कि हमें कभी किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए, पर जब भी हम किसी नॉर्मल फील्ड से अलग किसी इंसान को जाते देखते हैं तो हम या तो उसे पागल बनाते हैं या तो उसका मजाक उड़ाते हैं। हम खुद अपने जीवन में इतने दोगले होते हैं कि क्या सही है क्या गलत ये जानने के बाद भी जानबूझकर गलत रास्ते चुनते हैं। यदि हम भी निष्पक्ष होकर सबको एक ही नज़रिए से देखें तो ना तो हम कभी किसी का मजाक बनाएंगे और ना ही किसी के लिए गलत धारणा बनाएंगे। यही सोच लेकर महेश वापस अपने शहर चला जाता है। छुट्टी खत्म हो गई ना उसकी,